हम बात कर रहे हैं जो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान की अगली किस्त मंजूर भी की है, जारी भी कर दी है, लेकिन उसके साथ चंद नई जो शराइत हैं वो आयद की हैं। ब्रेक से पहले कुछ शराइत का हमने तस्करा किया और जो 11 शराइत हैं उसमें एक ये शर्त भी अब शामिल है, जो पावर सेक्टर है हमारा, वो मेरे ख्याल में उसमें इत्तेफाक है तमाम लोगों का कि वो एक ब्लैक होल है पाकिस्तान की इकॉनमी का। अरबों खरबों रुपए सालाना या माहाना की बुनियाद पर उसमें हम झोंक देते हैं। उसके हवाले से भी उन्होंने कोई नई शराइत आयद की हैं और वो कितनी काबिल अमल है। डोंट फॉरगेट के जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट खास करके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, इनका पावर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि किसी तरीके से ये सर्कुलर डेट, ये लॉसेस खत्म किए जाएं। येट आईएमएफ सजेस्टिंग समथिंग मोर। कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे कि ये जो पावर सेक्टर का जो ये दावा करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा बेहतरी ली, उसमें कितनी बेहतरी आई है, कितनी नहीं आई, और ये क्या बजट से ही पैसे दे के उसको बेहतरी को दिखाया जाए, इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपने सही कहा, पावर सेक्टर का फोकस गवर्नमेंट का भी है, प्राइम मिनिस्टर का भी है, इनका आईएमएफ का भी है। तो इसके हवाले से जो एक नई शर्त उन्होंने ऐड की है कि दो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हैदराबाद की और सक्खर की, हुकूमत ने कहा कि इसको तो हम बेच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जब प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट का कोई इसका कोई फ्रेमवर्क तैयार कर लें, तो इसमें आईएमएफ ने इनको कहा जी कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आप करवाएं किसी तरीके से, वो उसके अंदर एक चीज़ है। बट इससे कोई इतना फर्क इसलिए पड़ने नहीं वाला कि सक्खर और हैदराबाद की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का इतना उस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो पाती, क्योंकि एज पर दी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ये जो दो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसके हवाले से जो इसकी गवर्नेंस और मैनेजमेंट है, इसके हवाले से जो फैसले हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकते। तो जब एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं तो फिर उसमें इश्यूज भी आते हैं। एफबीआर के हवाले से भी उसमें कुछ एक नई शर्त उन्होंने बल्कि दो ऐड कर दी। आईएमएफ ने दो नई शराइत हैं जिसमें एफबीआर की जो इफेक्टिवनेस है कामरान, इसको जो है आईएमएफ ने इसके ऊपर एक नई शर्त लगा दी कि मार्च 2026 तक एक हुकूमत एक नया प्लान देगी एफबीआर को कैसे इफेक्टिव बनाना है। लेकिन हमारे जो चेयरमैन एफबीआर राशिद अग्रयाल साहब, उनका तो ख्याल था कि 1000 गाड़ियां देके और 4 गुना तनख्वाहें बढ़ा के एफबीआर इफेक्टिव हो सकता है। वो इफेक्टिव नहीं हुआ। इसके ऊपर भी कल के प्रोग्राम में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के पास, उसमें क्या हुआ। इसके साथ ही जो एक और कंडीशन है कि एफबीआर की एक 3 से 5 साल एक मंसूबा उन्होंने मांगा है, और उस मंसूबे का, और ये उसके लिए उन्होंने इनको वक्त भी ज्यादा दिया है कि दिसंबर 2026 तक अब ये प्लान हमें सबमिट करवाएं। इसके अंदर क्या 4 चीजें होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नेंस का ढांचा क्या होगा, जो रिसोर्सेज एफबीआर को मिलेंगे वो कब और कैसे मिलेंगे, इसकी उन्होंने डिटेल्स मांगी है। देन सर पब्लिक सेक्टर की जो सर्विस डिलीवरी है, एक तो गवर्नेंस का इशू अगर उससे रिलेटेड सर्विस डिलीवरी है, तो उन्होंने कहा जी कम से कम हुकूमत 7 जो पब्लिक सेक्टर डिलीवरी के इदारे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ एग्रीमेंट्स करेगी पब्लिक सेक्टर सर्विस डिलीवरी के बजट से पहले। ये काम बजट से पहले करना ताकि किसी तरीके से उनकी जो डिलीवरी है सर्विस की वो बेहतर करवाई जा सके। अब इतना कुछ तो आईएमएफ कर रहा है, मेरा ख्याल इसके बाद काफी से ज्यादा जो काम है प्राइम मिनिस्टर का आसान हो जाना चाहिए। रेमिटेंसेस वाली जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये क्या रेमिटेंस के हवाले से देखें, जो आईएमएफ का प्रोग्राम पिछले वाला भी था और ये वाला भी, इसमें जो कुछ हिडन सब्सिडीज है ना, छुपा के जो वफाकी हुकूमत सब्सिडीज देती थी थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको आईएमएफ ने खत्म करवाया था कि आपने जो सब्सिडी देनी है अगर आप समझते हैं ठीक है और आईएमएफ उसे एग्री करता है तो बजट में सब्सिडीज दें। अब जो रेमिटेंसेज हैं इसके ऊपर सब्सिडीज उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कुछ बहुत सारी सब्सिडीज इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी फेडरल गवर्नमेंट की, खासतौर पर जो एक्सपोर्टर्स की स्कीम थी। ये एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टडी, उनकी स्टडी या उनकी असेसमेंट थी कि जिस तरीके से फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर सब्सिडीज दी जा रही हैं ताकि फॉरेन रेमिटेंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को, आपको पता है एक्सपोर्ट्स तो पाकिस्तान की बढ़ नहीं रही, बावजूद इसके बेतहाशा प्लान बना लिए गए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और बेतहाशा फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर किए गए, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े। तो रेमिटेंसेस ये एक ऐसा जरिया जिसे पाकिस्तान बच रहा है इकोनॉमिकली डिफॉल्ट करने से। तो उनका वो फेडरल गवर्नमेंट का ये ख्याल था फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो सालाना जो कॉस्ट है रेमिटेंसेस की वो 500 अरब रुपए तक हो सकती है। तो अभी इन्होंने बजट में तो पैसे रखे हुए नहीं थे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक प्लान अप्रूव तो किया है ईसीसी ने कि जो इसके जो एरियाज हैं, जो पहले जो इन्होंने तरसीलात ज़र के ऊपर सब्सिडीज के कुछ क्लेम्स हैं कमर्शियल बैंकों के और फॉरेन कंपनीज के, वो क्लियर किए जाएं। उसके हवाले से तो एक प्लान इन्होंने अप्रूव किया। बट आईएमएफ कह रहा है कि आप हमें बताएं कि जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आ रही है इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो कम है, बट हमें एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने इनके एक नई शर्त लगाई है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ ये बात कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ी वजाहत ज़रूरी है। और अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब मैं दोहा में मौजूद था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी रहती है, तो मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ मनी चेंजर्स हैं या जो एक्सचेंज का काम करते हैं कि वो पाकिस्तानी जो भी वर्कर है, जो भी पैसा भेजना चाहते हैं, उनको बड़ा वेलकम करते हैं, क्योंकि
सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका बाकी उनको पैसे जेब से देके अपने मुल्क में रेमिटेंस भेजनी पड़ती है। मसलन उन्होंने कहा कि पहले शायद अगर आप $100 भेजेंगे तो उसमें से $5 या $10 जो है वो कंपनी वाला उसको स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। तो ये दिस मीन्स के, और उसमें फिर जो पाकिस्तानी भेजने वाले हैं उनके लिए इंसेंटिव है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको चार्जेस नहीं देना पड़ते। वो जो चार्जेस हैं वो बेयर करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान करती है, और ये उस मद में फिर ये $1.5 बिलियन की बात हो रही है। पिछले साल को मेरे ख्याल 120 अरब रुपए की जो कॉस्ट थी इसकी रेमिटेंसेस के हवाले से। होता यह है कि अगर ये आपको ये रेमिटेंस के ऊपर ना मिले कोई इस तरह की आपको स्कीम, तो $100 के ऊपर आप जैसे सही कह रहे हैं को $8 से $10 उसको वो कट जाते हैं। तो आपको जो एक्चुअल अगर किसी ने $500 भेजा है तो हो सकता है आपको वो $450-470 आप तक पहुंचे। तो अब आपको $500 भेजा तो 500 ही आ रहा है, उसकी फिर कॉस्ट है बजट में आता है। हुकूमत के पास तो बजट में स्पेस नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बिल्ड करना अब सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी। सेंट्रल बैंक अगर पैसे देना चाहे तो दे दे, सेंट्रल बैंक कहती है जी हम नहीं दे सकते, हमें IMF ने मना किया। तो ये झगड़ा एक चल रहा है, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। लेकिन इसमें खदशा क्या है कि अगर फर्ज करें कि खत्म कर देते हैं तो क्या लोग फिर वही इलीगल इस्तेमाल करेंगे? रेमिटेंस कम होने का खदशा है। ये इलीगल चैनल में ये होगा कि अगर इलीगल चैनल इस्तेमाल होता है उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो उनकी अगर कॉस्ट इलीगल चैनल से ज्यादा पड़ती है उनको, तो या हो सकता है वो हवाला हुंडी का तरीका उसमें फिर आपको कॉस्ट पड़ेगी ना, तो फिर हो सकता है उसका जरिए इस्तेमाल हो जाए। एक और जो फैक्टर कहा जाता है ना कि रेमिटेंस की वजह से हुकूमत जो है वो रिलैक्स हो गई है कि मसला ज्यादा नहीं है, चीजें अंडर कंट्रोल है, तो ये इनको सोना नहीं चाहिए इस चीज के ऊपर। बट मेरा जाती ख्याल ये है कि रेमिटेंस को हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अगर 1200 अरब रुपए की पावर सेक्टर के ऊपर सब्सिडी दी जा सकती है नालायकियां छुपाने के लिए, तो फिर अगर 100-150 अरब रुपए की इधर कॉस्ट है और अगर वो पैसे आपको बाहर से नहीं आते और आप इंटरेस्ट के ऊपर गैर मुल्की कर्जा लेते हो और उस कर्जे की लेने की शर्मिंदगी वापस करने के ऊपर फिर मीडिया का क्रिटिसिज्म, उससे बेहतर है कि यहाँ पे $100-150 अरब की किस्त लेने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब और वो तो आपको, और उसकी अगर आप उस तरह से कॉस्ट देखें तो वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन $7 अरब 64 शराइत आ चुकी हैं, अभी और आनी है, तो 100 शर्तें तो कहीं नहीं गई ना अगर इसी रफ्तार से जिससे ये हुकूमत चल रही है। अच्छा, आप एक जो अगर कुछ और शराइत रहेगी तो बता दें। नहीं, वेरी क्विकली इसमें मेजर तो हमने कवर कर ली है। एक और जो उन्होंने लोकल जो बॉन्ड मार्केट है उसको अंदर उसको स्टडी के लिए भी उन्होंने कहा है। बट नाज़रीन, अगर हम देखें चीज़ों को, प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स पहले भी रहे हैं, आइंदा भी शायद आते रहेंगे, लेकिन एक रिजॉल्व जरूर नजर आ रहा है हुकूमत की तरफ से। इसके बावजूद रिजॉल्व होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे हुकूमत IMF की शराइत को पूरा भी नहीं कर सके। अभी जो कर्जे की किस्त मिली है उस किस्त को देने के लिए IMF को पाकिस्तान को वेवर्स भी देने पड़े हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिलेटेड एक हदफ था, हुकूमत नहीं हासिल कर पाई, वो कोर कंडीशन थी, वो स्लाइटली मिस हुई है, उसको करेक्ट भी कर दिया पाकिस्तान ने, और IMF भी दे दिया है। इसी तरीके से जो जहां पे इस्लाहात की बात होती है वहां पे हुकूमत को काफी मसलों का सामना है। जो स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं 10, उनके नए कवानीन, उनके जो कवानीन हैं वो मुताबिकत नहीं रखते आलमी मियार के साथ, उसमें तरमीम करनी थी, हुकूमत नहीं कर सकी। IMF ने उस कंडीशन को रिलैक्स किया, अब अगस्त 2026 की कंडीशन है। फिर एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन हुकूमत ने मान ली थी, इंप्लीमेंट नहीं कर सकी, कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगानी है या उसका रेट बढ़ाना है खाद के ऊपर और जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं कीड़े मारने के लिए फसलों के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटीज बढ़ानी थी, हुकूमत नहीं बढ़ा सकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी, उसको एक्सटेंड कर दिए। बल्कि अब IMF को ये पाकिस्तान ने एश्योरेंस दी है कि अगर मिनी बजट लाना पड़ा FBR की वजह से तो उसमें ये चीज शामिल होगी। मिनी बजट में और क्या क्या चीज, उसके ऊपर हमने बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया था। शुगर, आपकी बिस्किट्स के ऊपर भी हुकूमत फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने जा रही है अगर मिनी बजट आता है। फिर गवर्नेंस की रिपोर्ट जो पब्लिश कर रहे हैं उसमें ताखीर हुई, उसके एक्शन प्लान में जो ताखीर हुई, फिर टैक्स एग्जम्पशन वाली बात कर ली कि किस तरीके से उन्होंने शुगर के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन दी। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें थी। रिजॉल्व जरूर है हुकूमत का, मुश्किलात भी हैं, लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो आज भी स्ट्रांग है। अगर ये जो इस्लाहात हैं इसको IMF अपफ्रंट रखती और बाकी जो चीजें थी फिस्कल कंसोलिडेशन को थोड़ा सा पीछे रखती, तो शायद हुकूमत के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि उसने ये काम करना है। इस्लाहात को के लिए हुकूमत के ऊपर इतना दबाव नहीं होता है जितना IMF दबाव डालता है टैक्सेस बढ़ाने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज के ऊपर। स्टे विद अस।